महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय। यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महानदी के बारे में पढ़ेंगे। महानदी के बारे में बस इतनी बात याद रखनी है कि उड़ीसा में बहती है। हाँ, उस पर हीराकुंड बांध है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वय जल संसाधन प्रबंधन उपगाम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को औपनिवेशिक काल में बनी बाधाओं पर पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना है कि इन परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वय रूप से विकसित करेगी। कुल मिलाकर के महात्मा उन्होंने ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने कि ये मंदिर है, बांध क्या है? मंदिर। अब बोला क्यों है? जिससे कि अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके और उसके अलावा क्या है, पैसे की बढ़ोतरी हो सके। किसके लिए? जो गांव के लोग हैं उनके लिए। कुल मिलाकर के उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रोजगार उपलब्ध। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनना और उनका बहाव नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक अवरोध रुक जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदियाँ जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदी में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। नदी परियोजना पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर यह एक विडंबना ही है कि जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण करने में असफल होते हैं। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान होता है, अपितु बृहद यानी कि बहुत बड़े लेवल पर मृदा का अपरदन भी होता है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ है कि यहाँ तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँचता, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है उसकी लेस फर्टिलिटी, यानी कि बहुत कम पैदावार करना। ठीक है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिए हैं, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसी गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लवणीकरण यानी कि खारा पानी हो सकता है। क्या हो सकता है? खारा पानी हो सकता है। प्रधानमंत्री कृषि योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे वंचित ग्रामीण समृद्धि आती है। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य जैसे खेतों में पानी की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत बुवाई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अपव्यय को कम करना और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकी और सतत जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना आदि। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे। यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को शामिल किया गया है, जिससे इन्हें पानी की उपलब्धता पूरी कराई जाए। सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों के 3112 गाँवों की 18.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगी। सिंचित मतलब सिंचाई करेगी, पानी देगी, सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे राजस्थान के सामाजिक महत्व के रेगिस्तानी जिले जैसे बाड़मेर और जालौर के 2,40,000 हेक्टेयर की सिंचाई भी होगी। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पर पानी पहुँचाएंगे। तथा महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। गुजरात में लगभग 75,000 क्या है 75% कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है। सूखा प्रवण का मतलब सूखा नहीं है, हो सकता है सूखा, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है।
सुनिश्चित जल की उपलब्धता जल ही स्रोतों इस क्षेत्र को सूखा रोधी बना देगी। यानी कि सूखे से बचने के लिए हमने इस परियोजना को स्टार्ट किया है, जिसमें सरदार सरोवर बांध का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। यानी कि क्या किया था, पानी को ना बिजली बनाने के लिए उपयोग कर लिया एक सरकार ने, तो दो सरकारें आपस में लड़ने लगी। इनमें वो इससे राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो गया और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ा। अंतर्राज्यीय जल विवाद की एक सूची बनाई। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का मतलब क्या होता है, जब एक नदी के पानी के लिए दो या दो से अधिक राज्य आपस में जो लड़ने लगे। जैसे उड़ीसा में जो महानदी है उसमें दो राज्य लड़ते हैं। कौन कौन से? उड़ीसा लड़ता है और आंध्र प्रदेश भी लड़ता है। उसी के नीचे आंध्र प्रदेश है ना, तो वो इनमें लड़ाइयाँ होती है कि इसका पानी हमें चाहिए। इसका नर्मदा में राजस्थान और नर्मदा के पानी के लिए राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र में लड़ाई होती है कि इनका पानी हमारे पास आना चाहिए। ज़्यादातर जो नर्मदा का पानी है वो उसमें 77% मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखना सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इन सब नदियों को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इन पे कोई ना कोई परियोजना तो चलती ही रहती है। और परियोजना चलती है और परियोजना चलाई जाती है लोगों के लिए। किसके लिए? लोगों के लिए। वर्षा जल संग्रहण में पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। पानी के वर्षा के जल को इकट्ठा करके क्या करना, सीधे क्या करना, ज़मीन में पहुँचा देना। क्या कर देना? ज़मीन में पहुँचा देना। वर्षा जल संग्रहण बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक और आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहन ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने पश्चिमी हिमालय जैसी बहनिकाएं नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई थी। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। देखो ये ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य में किया जाता हो वर्षा जल संग्रहण, बहुत सारे गांव में किया जाता है, बहुत सारे शहरों में किया जाता है। जब मैं अपने गांव में रहती थी ना, तो हमारे गांव के बाहर ना तालाब होते थे कई, और तालाब केवल इसलिए होते थे क्योंकि वो ऊपर से आने वाले पानी को रोकते थे, जिससे कि वो पानी पूरा उसी मिट्टी में समा जाए। ठीक है। आम तरीका है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल बहिनिकाएं बनाते हैं। बाढ़ जल बहिनिकाएं क्या होती हैं? नालियां जिनसे पानी खेतों में पहुँचे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसमें भूमिगत टैंक होते हैं, जो टंका जिन्हें बोला जाता है। जैसे अखिल के घर में अभी टैंक है ना नीचे, ये कॉन्सेप्ट वहीं का है राजस्थान का। ठीक है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फौलादी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टंका यानी कि क्या होता है? टैंक होता है नीचे। टंका यह सुव्यवस्थित करता है कि छत जल वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अंग है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर के क्या होता है? भूमिगत टंका तक पहुंचता है, जहां से इसे एकत्रित कर लिया जाता है। वर्षा का पहला जल छतों और नालों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है और उससे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद वाली वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। पहला जो पानी बरसेगा उसे क्या किया जाएगा? उसे संग्रहित यानी कि इकट्ठा नहीं किया जाएगा। दूसरा जो पानी होगा
उसे किया जाएगा, क्योंकि पहले टाइम पे आंधी धूल मिट्टी इतनी होती है कि जिससे कि वो गंदा हो जाएगा। तो साफ पानी रखना है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले सफाई करेंगे। क्या करेंगे, सफाई। टंका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसे कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में तो टंके के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को और भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म यानी कि गर्मी से राहत मिलती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहालय प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानिसराम जहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश होती है, शिलोंग में 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह शहर पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जल संग्रहालय व्यवस्था से ही कहते हैं। देखो, ये बात इसलिए बोली गई है, पता है क्यों बोली गई है? तो तुम यकीन नहीं मानोगे, दुनिया में जितना सबसे ज़्यादा पानी बरसता है ना, जितना हमारे यहाँ पूरे साल में बरसेगा पानी, उतना वहाँ पे एक दिन में बरसता है पानी। और फिर भी वहाँ से केवल 55 दूरी पे शिलोंग में वहाँ पे पानी की कमी है। तो कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। इंदिरा गांधी नहर जो है ना, वो देश की सबसे बड़ी नहर है, और इसे इसलिए बनाया गया था कि जिससे कि हम राजस्थान की, जो हमारे राजस्थान सेकंड नंबर पर आता था एरिया के अकॉर्डिंग, उसकी जगह को इस्तेमाल कर सके, प्रोडक्शन बढ़ा सके, गेहूँ, चावल, जीरा, बाजरा, ज्वार, इन सब का, ठीक है। क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता, सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण और संग्रहण का तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव घंटाधुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की है। गांव के लगभग 200 घरों में व्यवस्था है, और इस गांव ने वर्षा जल संग्रहण संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यह प्रयोग किए जा रहे हैं कि वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र पॉइंट 4 में देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 1000 मिलीलीटर। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और गांवों में प्रचलित है। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छत पर गिरता है, उसे पाइप द्वारा भूमिगत टांकों के अंदर ले लिया जाता है, जो मुख्य रूप से घर अथवा आंगन में बने होते हैं। ऊपर दिखाए गए चित्र में हम ये देख सकते हैं कि जल पड़ोस की छत से खंभे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है, जिससे द्वारा वर्षा जल भूमिगत टैंक में चला जाता है। आराम से देखना क्या है, ये छत है। इस छत में हमने पाइप, जैसे यहाँ पर अभी पाइप जुड़े हैं ना, तो इस पाइप के नीचे जाकर के हमने इस पानी को इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया? नीचे जाकर के इकट्ठा कर लिया। आ गया समझ? और पता है, वर्षा का जल सबसे बेहतरीन जल होता है, जो हम नल वल का पानी पीते हैं ना, उन सबसे भी। मेघालय में नदी व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 मीटर लंबाई सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से कितना रह जाता है? 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। देखो, ये बांस की कुछ लकड़ियाँ हैं, इनसे क्या पानी एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाया जाता है। जब ये पानी लास्ट तक पहुंचता है, तो पानी की 1-1 या 2-2 बूंद ही होती हैं। क्या होती है? 1-1 या 2, 20 से 80 के बीच में बूंदें होती हैं। पहाड़ी शिखरों पर शारनील झरने की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण जल द्वारा पहाड़ के निचले स्थान तक भेजा जाता है। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ पाइप भेजना है, वहाँ पाइप मतलब भेजना है, तो ये पाइप का इस्तेमाल नहीं करते, बांस का इस्तेमाल करते पाइप की जगह। ठीक है। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। बांस तक पाइप से बिछाई गई जाती है, यानी कि कुछ इस तरीके से बिछाई जाती है। ऐसे देखो, जैसे पाइपलाइन बिछाई जाती है ना, सेम टू सेम वैसे ही बांस से पाइपलाइन बिछाई जाती है। और 10 भराई के साथ यह जल संग्रहण 80%
है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक 5 वो 50,000 मीटर जल का संग्रहण उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग क्या है 10 लाख लीटर तक जल एकत्रित कर लेता है या इकट्ठा कर लेता है। तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बना हुआ है और इसीलिए यहाँ पे क्या है ढांचा बनाना आवश्यक है। अगर नहीं बनाया कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, चैप्टर ख़त्म हो गया।